26 नवंबर 2005 गुजरात की एक सुनसान सड़क पर गोलियों की आवाज गूंजी। खबर आई, एक कुख्यात गैंगस्टर शोराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर हो गया। लेकिन यह कोई आम पुलिस कार्रवाई नहीं थी। यह था एक पॉलिटिकल चेसबोर्ड का चालाक मूव। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा पीवीसी पाइप बनाने वाला लड़का आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सियासत का सबसे ताकतवर होम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन दोस्तों, अमित शाह की कहानी सीधी रेखा नहीं, ये तो एक भूल भुलैया है जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंस, आरोप, जेल की ठंडी रातें और सत्ता की गंध है। 22 अक्टूबर 1964 मुंबई में एक गुजराती परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अमित अनिल चंद्र शाह। परिवार सीधा साधा नहीं था। उनके पिता अनिल चंद्र शाह सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि गुजरात में पीवीसी पाइप्स के बड़े निर्माता थे। बचपन से ही अमित ने देखा था कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, डील कैसे फाइनल होती है और पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। महसाना में स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के CU शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। लेकिन अमित का दिल लैब में नहीं, लॉबी में था। उन्हें साइंस नहीं, सत्ता का विज्ञान समझना था। कहानी का असली मोड़ आया 1978 में, जब मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने RSS की शाखा ज्वाइन की। वहीं से शुरू हुआ उनका असली प्रशिक्षण, अनुशासन, संगठन और लंबी योजना का हुनर। यही 3 हथियार आगे चलकर उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बने। शाखा में मिट्टी की खुशबू के साथ साथ उन्होंने सत्ता की महक भी महसूस की। 1982 अहमदाबाद में 2 लोगों की मुलाकात होती है। उस मुलाकात की गूंज आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान की राजनीति में सुनाई देने वाली थी। एक तरफ थे नरेंद्र मोदी, RSS के सीनियर प्रचारक। दूसरी तरफ थे अमित शाह, 14 साल छोटे मगर उतने ही तेज और महत्वाकांक्षी। पहली नजर में यह बस एक साधारण मुलाकात लगती है, लेकिन वाकई में यह था एक पॉलिटिकल अलायंस का जन्म। अमित शाह का दिमाग बिजनेस की तरह चलता था, ठंडा, कैलकुलेटेड और लंबी सोच वाला। मोदी ने उनमें वो देखा जो बाकी नहीं देख पाए, मैदान संभालने वाला आदमी। एक दिन मोदी ने कहा, अमित, राजनीति में रिश्ते नहीं, मौके बनते हैं। शाह मुस्कुराए और जो मौका समझ ले वही खेल पलट देता है। 1990 तक अमित शाह पारिवारिक बिजनेस में तो थे, लेकिन दिल उनका बीजेपी की गलियों में भटकता था। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरुआत की, लोकल इलेक्शंस में अपनी जड़ें जमाई और धीरे धीरे अहमदाबाद की पॉलिटिक्स में नाम कमाने लगे। वो हर छोटी मीटिंग में मौजूद रहते, हर पोस्टर के पीछे उनका दिमाग होता। लोग कहते, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। किसी को क्या पता था बड़ा क्या था, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका। फिर आया साल 2001, गुजरात की धरती कांपी, भूकंप जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा प्रदेश हिल गया और साथ में सत्ता की कुर्सी पर मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दिया और तभी आया जिसने पूरी कहानी बनाई। नरेंद्र मोदी बने गुजरात के नए मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ उनके अमित शाह, जैसे कोई साया जो वक्त के साथ न सिर्फ चला बल्कि आगे बढ़कर रास्ता बदला। उस दिन से जो सफर शुरू हुआ वो सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था, वो एक चालाक खिलाड़ी की कहानी थी जो हर चाल सोच समझकर चलता है। क्योंकि अमित शाह जानते थे, राजनीति में जीतने वाला वही होता है जो अपनी खामोशी से तूफान पैदा करे। और यहीं से शुरू होती है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की असली कहानी। 2 दिन, एक मिशन। मोदी जी के हर कदम के पीछे एक शख्स खड़ा था जो सामने नहीं दिखता था, लेकिन हर मूव उसकी सोच से निकलता था। वही शख्स था अमित शाह। मोदी जी की इमेज को बनाना, क्राइसिस को संभालना और हालात को अपने हाथ में लेना, ये सब अमित शाह की ही कला था। साल था 2000। गुजरात की गलियों में आग थी, नारे थे, अफरा तफरी थी। 3 दिन तक दंगे चल रहे थे, सैकड़ों जिंदगियां खत्म। हिंदुस्तान हिंसा से अनजान नहीं, लेकिन गुजरात में जो हुआ उसने पूरे देश को। पुलिस थकी हुई थी, मीडिया गुस्से में थी और दुनिया की नजरें मोदी जी पर टिकी थी। लेकिन ऐसे वक्त में अमित शाह ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया।
उन्होंने मोदी जी की इमेज को हिंदू हृदय सम्राट की तरह गढ़ा। हर भाषण, हर कैमरे के फ्रेम में उन्होंने मोदी जी को वो चेहरा बना दिया जो जनता के गुस्से की आवाज बन गया। यहीं से मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात की पॉलिटिक्स में अपराजेय हो गई। 2002 से लेकर 2012 तक अमित शाह गुजरात में नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही बन गए। पहले एमएलए, फिर राज्य के गृह मंत्री। लेकिन इसी दशक में गुजरात के अंदर एक के बाद एक एनकाउंटर होने लगे। अखबारों में हेडलाइन बनने लगी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमित शाह। कुल 31 एनकाउंटर, पर 4 ऐसे जिनसे पूरा देश हिल गया। सादिक जमाल 2003, इशरत जहां 2004, शोराबुद्दीन शेख 2005 और तुलसीराम प्रजापति 2006। लेकिन इनमें से सबसे विस्फोटक था 26 नवंबर 2005 का शोराबुद्दीन एनकाउंटर। राजस्थान गुजरात बॉर्डर की ठंडी रात में एक कार को पुलिस ने रोका। अंदर बैठा था शोराबुद्दीन शेख, वही नाम जिससे आधे पुलिस अधिकारी डरते थे। कहा जाता था वो हाजी मस्तान गैंग से जुड़ा था। पुलिस का बयान था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमें फायर करना पड़ा। लेकिन जब सीबीआई ने फाइलें खोली तो कहानी कुछ और निकली। रिपोर्ट कहती है शोराबुद्दीन को मुंबई से किडनैप किया गया था। उनके मुताबिक इस पूरी कार्रवाई के पीछे थे अमित शाह, उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री। आरोप था कि शोराबुद्दीन बीजेपी के कुछ नेताओं को ब्लैकमेल कर रहा था और उसके पास ऐसे सबूत थे जो सब कुछ पलट सकते थे। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि इस ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। जो पुलिस अफसर इस एनकाउंटर में शामिल थे, उन्हें प्रमोशन दिया गया। एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी अमित ठाकुर ने कोर्ट में बयान दिया। इस पूरे मामले में सिर्फ पुलिस नहीं थी, कुछ बहुत ताकतवर लोग भी शामिल थे, जिनमें अमित शाह का नाम था। जुलाई की गर्मी 2010। गुजरात का माहौल अचानक बदल गया। 25 जुलाई, वो दिन जब गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। कोर्ट के बाहर जब मीडिया ने पूछा, क्या आपको पछतावा है, शाह ने बस मुस्कुराकर कहा, राजनीति में जो खेलता है उसे हर चाल की कीमत पता होती है। उस मुस्कान में न डर था न सफाई, बस एक विश्वास कि वक्त के साथ सच्चाई फिर उनके पक्ष में लिखी जाएगी। देश की राजनीति उस वक्त जैसे झटके में आ गई थी। मीडिया की सुर्खियों में बस एक ही नाम था, अमित शाह। वो शख्स जिसे लोग बीजेपी का मास्टरमाइंड कहते थे, अब जेल की चारदीवारी में था, मगर जेल के अंदर भी उसकी चालें बंद नहीं हुई। हर सुबह वो अखबार पढ़ता, केस की डिटेल समझता और रात को अपनी अगली स्ट्रेटजी सोचता। वो जानता था राजनीति में जो गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। हर दिन कोर्ट में बेल की अर्जी लगती, हर सुनवाई में मीडिया की भीड़ होती और गुजरात के बाहर कैमरों के सामने नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहते, अमित शाह निर्दोष है, उन पर लगे आरोप झूठे और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने सीबीआई को हथियार बना दिया है ताकि गुजरात की विकास यात्रा को रोका जा सके। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, क्या आपको यकीन है कि शाह निर्दोष हैं? मोदी ने सीधे कैमरे में देखा और बोले, श्री अमित शाह पूरी तरह निर्दोष है। यह केस सिर्फ एक साजिश है, राजनीति के खेल का हिस्सा। फिर आया वो पल जिसने कहानी का रुख बदल दिया। दिसंबर 2010। कोर्ट ने लंबी बहसों के बाद बेल दे दी, लेकिन बेल के साथ शर्तें भी भारी थीं। अमित शाह गुजरात की सीमा में कदम नहीं रख सकते थे। हर हफ्ते कोर्ट में पेश होना अनिवार्य था और उनके राजनीतिक कार्यों पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में रहते हुए वो एक तरह से हाउस अरेस्ट में थे, पर अमित शाह ने इस सन्नाटे को रणनीति में बदल दिया। दिल्ली के एक किराए के बंगले में बैठकर वो नेशनल लेवल की राजनीति को समझने लगे। बीजेपी के नेताओं से चुपचाप मीटिंग्स करते, डेटा इकट्ठा करते और एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करते। अब खेल गुजरात से नहीं, पूरे भारत से शुरू होगा। वो जान चुके थे कि वक्त बदल रहा है। गुजरात के बाहर ही अब उनकी नई कहानी लिखी जाएगी। फिर आया 30 दिसंबर 2014। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। सबूतों की कमी के चलते अमित शाह को बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। शाह ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन बाहर देश में सवाल गूंज रहे थे। क्या सच में सबूत नहीं थे या फिर
बीजेपी की नई सरकार आने के बाद केस को रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि उसी साल 2014 नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। सत्ता बदल चुकी थी और अमित शाह अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक ताकत बन चुके थे। पर दूसरी तरफ सोहराबुद्दीन शेख की फैमिली आज भी कहती है, हमें इंसाफ नहीं मिला। कौसर बी के माता पिता आज भी इंटरव्यू में बोलते हैं, पावरफुल लोगों ने केस को दबा दिया। कानूनी तौर पर अमित शाह निर्दोष है, लेकिन राजनीति में यह केस हमेशा उनके नाम के साथ एक परछाई की तरह जुड़ा रहेगा। फिर भी यही तो उनकी असली कला थी। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं से उन्होंने नई शुरुआत की। जेल से बाहर आने के बाद जब वो दिल्ली की सड़कों पर चले, तो हर कदम के साथ जैसे एक नया नक्शा बनता गया। 2010 से 2014 तक वो न गुजरात गए, न सार्वजनिक रूप से कुछ बोले। बस चुपचाप अपने कमरे में बैठे देश भर के चुनावों का विश्लेषण करते रहे। नक्शे की हर रेखा, हर राज्य, हर सीट उनकी डायरी में दर्ज होती। एक रात अपने करीबी से बोले, अब वक्त आ गया है गुजरात के बाहर सोचने का। और वो वक्त वाकई आ गया था, क्योंकि जल्द ही वही शख्स जिसे कभी जेल की कोठरी में देखा गया था, देश की राजनीति का सबसे ताकतवर किंगमेकर बनने वाला था। जेल से बाहर आने के बाद अमित शाह जानते थे कि अब उन्हें सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा भारत जीतना है। अब वक्त था राजनीति को नेशनल लेवल पर उठाने का। वो दिल्ली में बैठे दिन रात एक ही चीज पर काम करते, डेटा। कितनी सीटें हैं, कहां कौन सा समाज है, कौन सी कास्ट का वोट किसे जाता है, कौन सा इलाका किस नेता के असर में है, सब कुछ नंबरों में बदल दिया गया। उन्होंने बनाई डेटा ड्रिवन इलेक्शन स्ट्रेटजी, बूथ लेवल मैनेजमेंट, ऑपोजिशन रिसर्च मेथड्स और सबसे अहम मीडिया मैनेजमेंट की नई तकनीकें। और इन्हीं हथियारों से अमित शाह ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। साल था 2013। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और सबकी नजरें इस बात पर थीं, अब इस मेगा कैंपेन को कौन संभालेगा। जवाब एक ही था, अमित शाह। 2014 के लोकसभा चुनाव का कैंपेन सिर्फ एक चुनाव नहीं था, वो एक पॉलिटिकल वॉर था। शाह ने पूरे देश को 543 टुकड़ों में नहीं, बल्कि 543 बोर्ड्स ऑफ चेस की तरह देखा। हर सीट का अलग डेटा, हर क्षेत्र का अलग गेम प्लान। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर ग्राउंड लेवल वर्कर्स के कोऑर्डिनेशन तक सब कुछ अमित शाह के दिमाग से निकली स्ट्रेटजी थी। मोदी जी देश भर में रैलियां कर रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी, नारे गूंज रहे थे, लेकिन हर रैली का वक्त, हर लोकेशन, हर कैमरे का एंगल, सब कुछ शाह की प्लानिंग के मुताबिक तय होता था। पहली बार देश के चुनावों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस स्तर पर इस्तेमाल किया गया। पार्टी वर्कर्स के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, हर शहर में न्यूज फीड्स चलवाई गईं, सोशल मीडिया पर अब की बार मोदी सरकार की गूंज छा गई। फिर आया 16 मई 2014, वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। सत्ता के गलियारों में खुशी की लहर थी और उस लहर के पीछे खड़ा था एक शख्स, अमित शाह। मोदी जी ने बिना देर किए शाह को इनाम दिया, बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी। उन्हें सौंपी गई सबसे कठिन जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश। देश की मीडिया ने उन्हें नया नाम दिया, चाणक्य। उनकी छवि अब एक क्लीन, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड की बन चुकी थी। फिर आया साल 2017, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। कुल 403 सीटें, सामने गठबंधन था, कांग्रेस, सपा और बसपा का। लेकिन शाह बेहद आत्मविश्वासी थे। उनका फार्मूला सीधा था, कास्ट इक्वेशन प्लस मोदी जी की लोकप्रियता प्लस विपक्ष की कमजोरियां। उन्होंने हर जिले के वोट पैटर्न को समझा, लोकल लीडर्स को जोड़ा और पब्लिक सेंटिमेंट को अपने पक्ष में मोड़ दिया। चुनाव नतीजे जब आए तो पूरा देश चौंक गया। बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें जीत लीं। वो रात अमित शाह के नाम थी। अब वो सिर्फ मोदी जी के सहयोगी नहीं रहे, बल्कि बीजेपी के असली डिसीजन मेकर, विपक्ष के लिए एक दुःस्वप्न और चुनाव जीतने की मशीन बन चुके थे। लेकिन असली पावर गेम अभी बाकी था। साल था 2019। नरेंद्र मोदी एक बार फिर जीत चुके थे और 30 मई 2019
वो ऐतिहासिक दिन आया जब अमित शाह ने संसद भवन में शपथ ली। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उस क्षण संसद की दीवारों के बीच गूंज रही थी एक आवाज। वो आवाज एक ऐसे आदमी की थी जिसने जेल की कोठरी से निकलकर भारत के सबसे ताकतवर मंत्रालय तक का सफर तय किया था। और उसी दिन से भारतीय राजनीति में खेल बदल गया, क्योंकि अब हर चाल, हर रणनीति, हर फैसला अमित शाह के दिमाग से होकर गुजरने वाला था। 5 अगस्त 2019, वो दिन जिसने पूरे भारत के राजनीतिक नक्शे को हिला दिया। सुबह का वक्त था जब संसद में अमित शाह की आवाज गूंजी, स्पीकर साहब, आज हम इतिहास बदलने जा रहे हैं। और कुछ ही पलों बाद वो फैसला लिया गया जो पिछले 70 सालों से पेंडिंग था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। बिना गोली चले, बिना हिंसा, बिना किसी इंटरनेशनल शोर शराबे के, सब कुछ शांतिपूर्वक। और नतीजा यह कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक 60% तक कम हो गए। यह वो पल था जब अमित शाह ने साबित किया कि उनकी रणनीति सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि शतरंज के बेजोड़ खेल जैसी है। हर चाल सोच समझकर, हर मूव एक प्लान का हिस्सा। लेकिन जैसा हर सफलता के साथ होता है, वैसे ही आलोचना भी आई। कुछ लोगों ने कहा, क्या सत्ता के साथ न्याय खो गया है? क्योंकि उनके बेटे जय शाह को बिना किसी क्रिकेट बैकग्राउंड के बीसीसीआई का चीफ बना दिया गया। आलोचकों ने इसे नेपोटिज्म कहा, लेकिन अमित शाह खामोश रहे। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो कहती थी, मैं जवाब काम से दूंगा। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा बिजनेसमैन जो पीवीसी पाइप बेचने से लेकर देश के सबसे ताकतवर होम मिनिस्टर तक पहुंचता है। यह सफर मेहनत, चालाकी, रणनीति और वक्त के सही इस्तेमाल की मिसाल है। चाहे बात हो डाटा ड्राइव कैंपेन की, बूथ लेवल मैनेजमेंट की या मीडिया नैरेटिव्स को अपने पक्ष में मोड़ने की, अमित शाह हर मोर्चे पर माहिर निकले। वो जानते हैं कब बोलना है और कब खामोश रहना है। आज 2025 में अमित शाह अपनी पावर के शिखर पर हैं। वो सिर्फ भारत के गृह मंत्री नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के असली डिसीजन मेकर हैं। कहा जाता है, मोदी विजन लाते हैं, शाह उसे जीत में बदलते हैं। लेकिन वक्त बदल रहा है। अब जनता सिर्फ न्यूज नहीं देखती, बल्कि फैक्ट चेक करती है। अब राहुल गांधी जैसे अपोजिशन लीडर्स भी गंभीर टोन में राजनीति कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो दबाव बन रहा है, उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। अब असली परीक्षा आने वाले चुनावों की होगी। क्या अमित शाह एक बार फिर वही कमाल दिखा पाएंगे, या इतिहास इस बार नई कहानी लिखेगा? जो भी हो, एक बात तय है, जब भी भारत की राजनीति की बात होगी, अमित शाह का नाम हमेशा उस पन्ने पर लिखा जाएगा जहां लिखा होगा गेम चेंजर। और हां, अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। कमेंट में बताना तुम्हारे हिसाब से अमित शाह राजनीति के मास्टरमाइंड हैं या पावर के जादूगर। क्योंकि सच्चाई जो भी हो, सत्ता के खेल में हमेशा वही जीतता है